So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को, क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा गैप हो गया क्योंकि आई वॉज बिजी समवेयर एल्स। तो कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो लास्ट जो दो वीडियोस आई थी उसके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। एंड उसके बाद में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने किंगडम मोनेरा से स्टार्ट किया था, है ना। किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स और डीनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम लोग यूग्लिनॉइड से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी प्रोटिस्टा को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। ये जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, उसको जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है। और वहां से आपको सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट अपडेट जो रहते हैं वो वहीं पे मिलते हैं। ठीक है। सो उसको जाके आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। प्रोटिस्टा की जो बात की थी हम लोगों ने, प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने बेसिक बेसिक काफी बातें की थी। ठीक है। और क्राइजोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, ट्यूबलिनॉइड्स, लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स, इनको हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं। ये बातें हमने की थी, बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी। क्राइजोफाइट्स और डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल में बात की थी। आज हम लोग यूग्लिनॉइड से स्टार्ट करें। ठीक है। अब अगर यूग्लिनॉइड्स की बात की जाए, सो मेजोरिटी ऑफ देम, ओके, majority of them are freshwater organisms which are found in stagnant water। ठीक है। stagnant water में ये मिलते हैं, running water में नहीं। instead of a cell wall they have a protein rich layer called pellicle। very very important, यानी कि यूग्लिनॉइड्स के पास में सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? पेलिकल। ठीक है। यानी कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? पेलिकल लेयर, है ना। यूग्लिनॉइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? पेलिकल लेयर, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इसी लेयर की वजह से क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, यानी दो फ्लैजिला होंगे, एक शॉर्ट होगा और एक क्या होगा? लॉन्ग होगा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on smaller organisms। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब लाइट की प्रेजेंस होगी, जब लाइट होगी तब ये क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है। बट अगर सनलाइट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या करते हैं? बेसिकली हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स की तरह ये एक्ट करते हैं। कैसे? बाय प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, यानी कि इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिकल होते हैं उन पिगमेंट से जो हायर प्लांट्स के अंदर हमको मिलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इज यूग्लिना एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना। ठीक है। सो आई होप यूग्लिनॉइड्स के बारे में आपको समझ में आया। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें थी। ठीक है। बट ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए बेसिक पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दो फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं, वन इज द लॉन्ग वन एंड द सेकेंड वन इज द शॉर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या होता है? दीज आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है। ये क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जो बॉडी होती है इट मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। देखो, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होती है। सैप्रोफाइट्स का मतलब ही क्या होता है? विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है। वही क्या होते हैं? वही जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, यानी कि इनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tips। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब भी होंगी तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। अब वो जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है उनके अंदर क्या होता है? बेसिकली उनके टिप्स के ऊपर, ठीक है, उनके टिप्स पर क्या होता है? बेसिकली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। ठीक है। यानी कि जो स्पोर्स होंगे उनके ट्रू वॉल्स होंगी।
They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. And these spores are dispersed by air currents. Okay, these spores are dispersed by air currents. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें अभी हम लोगों ने यहाँ पर किसके बारे में की, किसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, बेसिक बेसिक बातें हमने अभी जो है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स। ओके, ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? स्लाइम। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स। ठीक है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे ये क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफ होंगे, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे। एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, यानी या तो प्रेडेटर्स की तरह रहेंगे या फिर पैरासाइट्स की तरह रहेंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके चार मेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, चार मेजर कैटेगरीज के अंदर ये क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज अमीबॉइड। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अमीबॉइड। दीज लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? ये आपने 10th क्लास के अंदर डाइजेशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, है ना? बेसिकली जब हम लोग अमीबा की बात करते थे, है ना, डाइजेशन इन अमीबा की, जब न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते थे तो उसमें स्यूडोपोडिया के बारे में 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर मेंशन था, है ना? सो बेसिकली स्यूडोपोडिया क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फॉल्स फीट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बेसिकली अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनका नाम ही इसलिए क्यों? क्योंकि इनके पास में अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली अपने प्रे को किस तरीके से कैप्चर करते हैं? बेसिकली दीज पुट आउट स्यूडोपोडियास। ठीक है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे, फॉल्स फीट फॉर्म करेंगे एंड उस तरीके से क्या करते हैं? अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और मूव भी बेसिकली उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। ओके, अब जो मेरीन फॉर्म्स होंगी, है ना, जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगी, उनके पास में क्या होगा? उनके सरफेस के ऊपर सिलिका शेल्स प्रेजेंट होंगे। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट्स, यानी इनका एग्जांपल क्या हो गया? अभी इसका एग्जांपल हो गया एंटमीबा। ठीक है, सो ये हुई बात अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की। Now, if we talk about flagellated protozoans, the second category, so the member of this group I are either free living or parasitic. अब ये free living भी हो सकते हैं, parasitic भी हो सकते हैं, and these have flagella. इनके पास में क्या होगा? flagella होगा। The parasitic form cause diseases such as sleeping sickness. Example is trypanosoma. ठीक है, यानी कि इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो स्लीपिंग सिकनेस जैसे डिसीजेस को भी कॉज करता है। ठीक है, और एग्जांपल किसका है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, यानी कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन देयर पैरासिटिक फॉर्म्स। ठीक है, अगर बात की जाए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। देखो इनके ना नाम से ही आपको समझ जाना है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होंगे यानी कि वहां पर क्या होगा? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होगा अमीबा की तरह। फ्लैजिलेटेड के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, और सीलिएटेड जो है बेसिकली वो एक्टिवली मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर सीलिया प्रेजेंट। ठीक है, दे हैव अ कैविटी जिसको गलेट बोला जाता है। ठीक है, दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, जो बेसिकली कहाँ मूव करती है और कहाँ ओपन करती है? बेसिकली सेल सरफेस के आउटर पे। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. यानी कि जो बेसिकली सीलिया होते हैं उनकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है उसी की वजह से क्या होता है? बेसिकली जो गलट होता है ना, जो गलट होता है बेसिकली जो फूड है बेसिकली वो वहां तक जाए, उसी चीज में बेसिकली क्या करती है? बेसिकली जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सीलिया की वो हेल्प करती है। एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरामीशियम का। ठीक है, एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरामीशियम का। और ये जो डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है ना, दिस डायग्राम इज ऑफ पैरामीशियम ओनली।
अब अगर बात की जाए स्पोरोजोन्स की, द फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी, सो दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनके भी नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बेसिकली इनके पास में क्या होगा, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज जो है वो इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होगी। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच इज ऑल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया। ठीक है, एंड इट हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो मलेरिया कितना जो है बेसिकली कैसा डिसीज है ये सबको पता है, ठीक है। सो बेसिकली जो मलेरिया कॉज होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है ना। और प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी के अंदर आता है, प्लाज्मोडियम आता है बेसिकली स्पोरोजोन्स की कैटेगरी में। और स्पोरोजोन्स क्या है, बेसिकली स्पोरोजोन्स प्रोटिस्ट है, ठीक है। प्रोटिस्ट भी कौन से, प्रोटोजोन्स, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड द किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। फर्स्ट वीडियो के अंदर मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो गया था। अभी तक जो है इस वीडियो के अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा की बात की। राइसोफाइट्स और डिनोफ्लैजेलेट्स ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स की बात अभी तक हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कर ली, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट किंगडम, ठीक है, और द थर्ड किंगडम विच इज किंगडम फंजाई। अब हम लोग किंगडम फंजाई की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कौन सा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये विटेकर, आर एच विटेकर का जो है बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। और कौन से ईयर में दिया था विटेकर जी ने, 1969 में जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर जो थे उन्होंने दिया, ठीक है। अब 2 किंगडम्स ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किंगडम फंजाई। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. ठीक है, it constitutes a kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. Okay, fungi can be observed on a moist bread and rotten fruits. देखो सबको पता है, जब अगर जो ब्रेड है वो काफी टाइम तक रखा रहे, है ना, काफी टाइम तक अगर ब्रेड रखा रहे ओपन एनवायरनमेंट के अंदर तो वहां पर फंगस लग जाती है ना, ब्रेड के अंदर फंगस लग जाती है, फ्रूट्स के अंदर फंगस लग जाती है, ठीक है। कोई भी तरीके का फूड मटेरियल हो, ठीक है, बहुत जल्दी वहां पर जो है फंगस लग जाती है ना। कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ठीक है, जो कॉमन मशरूम होती है और जो टोड स्टूल्स होते हैं, ठीक है, जो टोड स्टूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिकली फंगस ही होती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ फंगस। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस, यानी कि मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, दे आर ऑल्सो ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ओके, दे आर ऑल्सो ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आप सुनो। जो टोड स्टूल्स होते हैं, ठीक है, जो टोड स्टूल्स होते हैं ना, दीज आर इनएडिबल, ठीक है, इनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, इनएडिबल। हाँ, एंड पॉइजनस, ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर पॉइजनस, ठीक है। ये काफी, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। Okay, हाँ, तो जो टोड स्टूल्स होते हैं, ओके, दीज आर इनएडिबल। पहली बात तो ये, यानी कि इनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। ऑल्सो दे आर पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस होते हैं तभी तो कंज्यूम नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एडिबल फंजाई नहीं होती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सम यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक ये सब, यहाँ से देखो जिस भी तरीके से एग्जांपल दे रखे हो ना उनको आपने हाईलाइट करते चल, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे हो तो एनसीईआरटी में करते रहो, ठीक है। वरना अगर आप लिखना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हो, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक यीस्ट, अब यीस्ट में भी कौन सी, ठीक है, या यीस्ट की क्या बात हो रही है बेसिकली, जस्ट ओके। यीस्ट जो होती है, यीस्ट इज सैकरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। सो यीस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, ठीक है। Some fungi causes diseases in plants and animals like white rust causing Puccinia. Okay. Puccinia क्या होता है बेसिकली, Puccinia is a type of fungus, ठीक है। It is a type of fungus जो किस
या कौन सा डिजीज कॉज करती है? इट इज बेसिकली इट कॉजेज वीट रस्ट। ठीक है, वीट रस्ट कौन कॉज करता है? वीट रस्ट इज कॉज ड्यू टू पक्सीनिया, एंड पक्सीनिया इज अ टाइप ऑफ फंगस। ओके, सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी यूजफुल भी है ना। देखो, एडिबल भी है, कॉमन मशरूम्स। ठीक है, अच्छा, जो यूनिसेल्युलर फंजाई है वो ब्रेड और बियर को मैन्युफैक्चर करने में भी काम आ रही है। ठीक है, यानी कि इनका जो है वो रोल जो है वो बेसिकली फूड प्रोडक्शन के अंदर भी है। ठीक है, मेडिसिन प्रोडक्शन, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, बट एट द सेम टाइम डिजीज कॉजिंग भी है। ठीक है, सो बेसिकली हर टाइप के ऑर्गेनिज्म या हर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली हमको सभी तरीके की स्टडी करनी है। ठीक है, fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. Cosmopolitan का मतलब क्या है कि वे हर टाइप के एनवायरनमेंट में मिल जाएंगी। They prefer to grow in warm and humid places. But prefer कहाँ पे करती है? ठीक है, ये prefer करती है in warm and humid places में grow। ठीक है, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। Food items are kept in refrigerator to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection। ये हमको पता है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। With the exception of yeast which are unicellular, okay, fungi are filamentous। अब yeast क्या होती है? yeast is a unicellular algae। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यूनिसेल्युलर फंगस जो है बेसिकली, है ना, यूनिसेल्युलर फंगस जो है, सॉरी। तो यूनिसेल्युलर फंजाई का एग्जांपल क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ठीक है, बट अदरवाइज क्या होते हैं फंजाई जो होती हैं? दे आर फिलामेंटस। ओके, ये क्या होती है? फिलामेंटस होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि फंजाई के अंदर हाइफे प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, फंगस के अंदर हाइफे प्रेजेंट होगा। नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोला जाता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोला जाता है माइसीलियम। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm। उनको बोला जाता है सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है बेसिकली? कुछ हाइफीज के अंदर क्या होता है बेसिकली? ठीक है, दे आर लाइक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म विद मोर देन वन न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएटेड का ये मतलब है। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। अब जो सिनोसिटिक है उनका तो समझ में आ गया। बाकियों के अंदर क्या होता है? बाकियों के अंदर, हाइफे के अंदर सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल्स जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है। ओके, सेप्टा या क्रॉस वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, most fungi are heterotrophs and absorb soluble organic matter from dead substrates। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है बेसिकली? ऑर्गेनिक मैटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं फ्रॉम डेड सरफेस, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब जितनी भी हेट्रोट्रॉफिक होंगी, ठीक है, जितनी भी हेट्रोट्रॉफिक होंगी उनका समझ में आ गया कि वो ऑर्गेनिक मैटर से क्या कर रही है, बेसिकली क्या कर रही है? ऑर्गेनिक मैटर अब्सॉर्ब कर रही है डेड सबस्ट्रेट से, इसीलिए उनको सैप्रोफाइट्स बोला जा रहा है। अब जो फंजाई लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनको बोला जाएगा पैरासाइट्स। ठीक है, जो एज अ सिम्बायोंट रहेंगी, यानी कि इन एसोसिएशन रहेंगी। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगी। ठीक है, तो उनमें भी जो एल्गी के साथ में एसोसिएशन में रहेंगे उनको बोला जाता है लाइकन्स, एंड जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ में रहती है उनको बोला जाता है माइकोराइजा। देखो, मैं ना यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जस्ट लाइकन्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है इसको बोला जाता है लाइकन्स। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, उसको बोला जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को बहुत ही बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है लाइकेंस और माइकोराइजा के बारे में। आगे जब आप लोग ग्रेजुएशन में अगर आप बॉटनी स्टडी करेंगे तो आप लोग पढ़ते हैं एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, वो सारी बातें आप लोग पढ़ते हैं। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइकेंस क्या होती है। ठीक है,
लाइकेंस बेसिकली कौन से एसोसिएशन को बोलते हैं और माइकोराइजा कौन से पर्टिकुलर एसोसिएशन को बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होगी वो वेजिटेटिव मींस से होगी, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से, ठीक है। यानी अगर वेजिटेटिव मीन से रिप्रोडक्शन हो रही है वो या तो फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, फिजन से हो रही है या फिर बडिंग से हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ठीक है। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी वजह से हो रही है, ठीक है, स्पोर्स की वजह से, जिनको क्या बोला जाता है, कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी इट इज बाय oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, वो किसकी वजह से होगी, oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स। देखो ये जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है। समझना नहीं, वैसे ये बहुत जो पॉइंट्स है बेसिकली ये वो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. अब ये जो spores produce होते हैं किसके अंदर produce होते हैं, they are produced in fruiting bodies. fruiting bodies के अंदर ये जो spores हैं ये produce होते हैं। The sexual cycle involves the three steps. Sexual cycle जो होती है वो 3 steps basically उसके अंदर included होते हैं। The first is fusion of protoplasm between two motile और non-motile gametes. यानी कि दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा उसको बोला जाएगा प्लाज्मोगैमी। उसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। यानी सेक्सुअल साइकिल में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कैरियोगामी, यानी कि न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है उसको बोला जा रहा है कैरियोगेमी। उसके बाद में क्या हो गया, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा जिसकी वजह से बेसिकली हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो दो हैप्लॉइड हाइफे होते हैं, ठीक है, जो दो हैप्लॉइड हाइफे होंगे कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स, ठीक है, इनकम्पैटिबल नहीं, ठीक है, कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स होंगे वो क्या करेंगे, साथ में आएंगे एंड दे विल फ्यूज। In some fungus, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. अब कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज करते हैं तो इमीडिएटली वहां पर क्या हो जाता है, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। However, in other fungi, जिसमें एग्जांपल किसका है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, अब इनके अंदर क्या होता है, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, एक इंटरवेनिंग यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेज जो है जिसको डाइकैरियन बेसिकली उस कंडीशन को बोला जाता है, ठीक है, वो होगी बेसिकली, यानी कि n+n का स्टेज, टू न्यूक्लियाई पर सेल, टू न्यूक्लियाई पर सेल का ये जो स्टेज है वो देखने को मिलता है और इसी कंडीशन को डाई कैरी ऑन, ठीक है, इसी कंडीशन को डाई कैरी ऑन बोला जाता है एंड इस फेज को डाई कैरियो फेज बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जस्ट अ मिनट, यानी कि बेसिकली जिनके भी अंदर इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल नहीं फॉर्म हो रहे उनके अंदर एक इंटरवेनिंग फेज जो है वो देखने को मिलता है जिसको डाई कैरियो फेज बोला जाता है। कौन सी फंजाई के अंदर, एस्कोमाइसिटीज और विसीडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलता है। एंड इस केस में जो डाई कैरियोटिक स्टेज होता है यानी कि n+n, यानी कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई पर स्टेज वाला ये जो कंडीशन देखने को मिलता है इसी कंडीशन को डाई कैरियन कंडीशन बोला जाता है एंड इस पर्टिकुलर फेज को डाई कैरियो फेज का नाम, ठीक है। तो कुछ के अंदर ये स्टेज देखने को मिलती है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड, अब बाद में क्या हो जाता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करती है एंड जो सेल्स होते हैं दे बिकम डिप्लॉयड इन नेचर। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. अब फंगस क्या करती है, फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती है, उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होगा, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगा जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. अब ये जो किंगडम फंजाई होता है ये काफी सारी क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है, और बेसिक पर्पस या बेसिक क्राइटेरिया जो है डिवीजन का वो क्या होता है, माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है,
तो बेसिकली इन तीन कैटेगरीज की वजह से क्या होता है, जो किंगडम फंजाई होता है वो वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइड, ठीक है, जो किंगडम फंजाई होता है वो वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो हमने किंगडम फंजाई की बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अभी तक जो है बात करी, ठीक है। अब हम लोगों को जो है बेसिक क्लासेस जो है वो पढ़नी है किंगडम फंजाई की, जिसके अंदर हम लोग फाइकोमाइसिटीज को स्टडी करेंगे, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को स्टडी करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज को स्टडी करेंगे, ठीक है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये चार क्लासेस जो है हम लोग किंगडम फंजाई की स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग जो है बेसिकली किंगडम प्लांटी के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया और किंगडम फंजाई की बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग वेरियस क्लासेस ऑफ फंजाई की बात करेंगे और किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और ये जो नोट्स होंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, एंड आपको सीबीएसई रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड गाइडेंस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली है, ठीक है। So that's all for this video. We will meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.